So today in this lecture we are going to discuss about Ohm's law of class 10th science. The chapter is electricity. So already the statement is written here. So before we go through the statement, we should know some things about Ohm's law. Ohm's law is the law which deals with the potential difference of the two ends of the conductor, the resistance provided by the conductor and the amount of current flowing through the conductor. एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका दो एंड पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और वो कंडक्टर खुद कितना रेजिस्टेंस दे रहा है. ये रेजिस्टेंस क्या है हम ये ओम्स लॉ के बाद डिस्कशन करेंगे. ठीक है, इसमें तो डिस्कशन करना है, उसको ब्रीफली डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद. ठीक है, तो ये जो चीज है ओम्स लॉ तीन चीज को लेके डील कर रहा है. द फर्स्ट वन इज द, क्या बोला आप लोगों को मैं, the amount of current flowing through the conductor. The second one is the potential difference provided by the conductor at its two ends, and the last one is the resistance provided by the conductor. उसका स्टेटमेंट के पास अभी आते हैं. The statement states that the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across two ends of the conductor. इसका कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करेगा या फिर कितना करंट फ्लो करेगा, इट कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. सपोज ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है, ये उसका एक एंड पॉइंट है, ये एक दूसरा एंड पॉइंट है. ठीक है ना. सो डेफिनेटली एज इट इज ए कंडक्टर, बोथ द टू पॉइंट्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यस और नो? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर प्लेस अलग अलग हो जाएगा, पोजीशन अलग अलग हो जाएगा, तो हर अलग पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग होना चाहिए. Yes or no? If the electric potential at a different point, two end points is different, so definitely there should be some potential difference between these two points. Yes or no? If the potential, तो जो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के थ्रू, the current which will flow through this conductor, that current is directly proportional to the difference between the potential at both the ends. ये दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल था और पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे तो उतना नहीं होगा, कुछ अलग होगा. तो दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उसके थ्रू उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा. समझ में आ रही है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस चीज को कौन बताया है? ओम्स लॉ में इस चीज को बताया गया है. ठीक है, अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट मींस I. करंट क्या है? I. दैट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस इज V. तो ये जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. समझ में आ रही है? I is directly proportional to V, so V is also directly proportional to I. In the next, what can I write here? V equal to, अगर ये एक रिलेशन में था, ठीक है ना, प्रोपोर्शन में था, ये इसको मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ. अगर हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, then I can write it as V is equal to I. कांस्टेंट का जरूरत है. सपोज I have taken the constant as R. R को मैं कांस्टेंट ले लिया हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R है, और इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस. R is the रेजिस्टेंस. देखो यहाँ पे जो चीज हम लोगों को मिला है, इस रिलेशन से हम लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए है. तो क्या क्या है उसको देखिए. तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ आप लोगों को, V इज इक्वल टू I इंटू R. ध्यान दीजिए इस बात को. तो अगर मैं इसको ये कर दूंगा, V डिवाइडेड बाई I कर दिया मैं, तो इक्वल टू R हो जाएगा. समझ में आ रहे हैं? अच्छा, ये जो R है, दिस R क्या है, R इज द
कांस्टेंट है कि नहीं, ये जो r है ये क्या है, r इज द कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ओम्स लॉ हम लोगों को ये बता रहा है कि द रेशियो बिटवीन द potential difference and current across the is constant। ये दोनों के बीच में जो रेशियो लेंगे वो रेशियो हम लोगों का क्या होगा, इट शुड बी ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कांस्टेंट अगर है तो उसका भी हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्या प्लॉट कर सकते हैं, एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ के पास हम बाद में चलेंगे, पहले यहीं पे एक चीज और देखते हैं। तो ग्राफ तो बन ही जाएगा, वी बाई आर, वी आई कैरेक्टरिस्टिक उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये सब चीजें जो बनेगा उनका जो रेशियो ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, इट शुड बी ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नॉन अदर देन द रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिला है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, देखिए V इक्वल टू आई इंटू आर, दैट मींस आई कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू V बाई आर, है कि नहीं। ये जो I हो गया, I इज इक्वल टू V बाई आर हुआ ना। सो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल में लिखूंगा देन आई कैन राइट इट एज I is directly proportional to V, जो ऑलरेडी हम लोगों का था ओम्स लॉ के हिसाब से, एंड I is also inversely proportional to resistance, sorry inversely proportional to resistance, है कि नहीं। दैट मींस ये जो करंट एक रेजिस्टेंस में एक कंडक्टर के थ्रू करंट जो फ्लो करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, उसके साथ डायरेक्ट रेशियो में है ये। और ये क्या है, करंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रेशियो में है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रेशियो इनवर्स रेशियो से तो आपको समझ में आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए क्या है, दैट मींस इफ आई विल इंक्रीज द वोल्टेज, इफ आई विल इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर देन डेफिनेटली द करंट विल इंक्रीज। इसका मतलब ये है इफ द वोल्टेज विल इंक्रीज देन करंट विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है। If the voltage will decrease, then the current will also decrease। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है आपका डायरेक्ट रिलेशन, सीधा सीधा, है कि नहीं। बट यहाँ पे the current is inversely proportional to the resistance। That means अगर रेजिस्टेंस हम लोगों का बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा देन करंट विल इंक्रीज। समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही है। तो इफ V is doubled देन मेरा करंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर मैं मेरा वोल्टेज को डबल कर दिया देन करंट मेरा क्या हो जाएगा, देन द करंट विल आल्सो बी डबल्ड, देन I is also doubled। अगर मैं वोल्टेज को हाफ कर दिया देन व्हाट विल बी द करंट, देन करंट विल आल्सो बी हाफ, है कि नहीं। अगर वोल्टेज मेरा हाफ हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही है। आते हैं अभी रेजिस्टेंस के पास। इफ R इज डबल्ड, रेजिस्टेंस अगर मेरा डबल हो गया देन व्हाट विल बी द करंट, ये डबल होगा क्या, ये इनवर्स रिलेशन में है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ R इज डबल्ड देन I will be half, I क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, I आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर R आधा हो गया, R is half, R अगर हाफ हो गया देन I क्या हो जाएगा, I is डबल, ठीक है नहीं। तो I क्या हो जाएगा, I डबल हो जाएगा।
तो ये था आप लोगों का ये जो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में कुछ रिलेशन। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग क्या एक ग्राफ के पास आते हैं, जो कि हम लोग अभी डिस्कशन किए थे, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वोल्टेज करंट ग्राफ। ये जो ओम्स लॉ से हमको जो रिजल्ट मिला है उसको लेके वी आर गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। Suppose this is your current axis and this is your voltage axis. I have taken the current in the horizontal axis and I have taken the potential difference along the vertical axis. ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोगों को जो मिला था, क्या मिला था रे? I is equal to V by R. I क्या है? मेरा करंट है, V है पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस। यस और नो? जस्ट ए मिनट। हाँ, तो हम लोग ये क्या देख रहे थे अभी कि ये जो रिलेशन था हम लोगों का I इज इक्वल टू V बाई R है कि नहीं? I क्या था? मेरा करंट, V था वोल्टेज एंड R था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, V बाई I इक्वल टू R है कि नहीं? तो V बाई I जो है, ये V है वोल्टेज, I करंट है, रेजिस्टेंस है, बट ये जो R है, R हम लोग क्या लेते लीजिए कांस्टेंट। ये सर नो, इसको एक कांस्टेंट माना जाता है। तो V बाई I जो है इसका रेशियो क्या होना चाहिए? हमेशा एक कांस्टेंट आना चाहिए। ये जो कांस्टेंट आएगा दैट मींस हम लोगों का ये देखेंगे कि V बाई I का रेशियो, कहीं पे I का वैल्यू कुछ भी हो, वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी हो, हम नहीं जानते हैं, बट हम लोगों का क्या होना चाहिए? V और I का रेशियो इट शुड बी ए कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट आएगा? इसीलिए ये दोनों कांस्टेंट आएंगे, दोनों का रेशियो, बिकॉज वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के साथ किस रिलेशन में है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में रहते हैं देन देयर रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, अच्छा अगर हम उसका रेशियो लेंगे, करंट को हम जानते हैं कि एम्पियर से मेजर किया जाता है एंड वोल्टेज को वोल्ट में। सपोज यहाँ पे 2 एम्पियर 4 6 8 2 4 6 8 ये सपोज था 1 2 3 4, या फिर इसको भी कर दीजिए 4 8 12 है कि नहीं 16। तो इतने सारे हैं, उसका वैल्यू सपोज दिया गया है। ठीक है ना, देखो अगर हम लोगों का रेशियो देखो, जब यहाँ पे मेरा करंट मेरा 2 हुआ है तो उस समय मेरा वोल्टेज था 4 वोल्ट। जब मेरा करंट 4 वोल्ट हो गया है, डबल हो गया है, तो मेरा वोल्टेज भी डबल हुआ है। जब मेरा करंट ट्रिपल हो गया है उस समय मेरा वोल्टेज भी ट्रिपल हो गया है, 4 3 12 हुआ है। जब मेरा करंट 8 हो गया दैट मींस इट हैज बिकम 4 टाइम्स। एट दैट टाइम यू कैन से दैट माय वोल्टेज हैज आल्सो बिकम 4 टाइम्स। यस और नो? तो इन लोगों का अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे देन ग्राफ विल बी लाइक दिस। ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप जॉइन कर लेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके, इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन जो है इट इज द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये था आपका वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ। ठीक है, तो ये यूनिक कंडक्टर के लिए है, ये बस उसी कंडक्टर के लिए है जो क्या करेगा कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा मतलब ये है कि द वोल्टेज across the two ends of the conductor is directly proportional to the current, या फिर you can say that the current flowing through the conductor is directly proportional to the two ends of potential difference between the two ends of the conductor। मतलब कि कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट में जितना पोटेंशियल, ये कंडक्टर है, दोनों एंड पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो ये है बात, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बस उसी कंडक्टर के लिए है जो इस लॉ को फॉलो करेंगे। कौन सी लॉ को? ओम्स लॉ को जो कंडक्टर फॉलो करेंगे उन लोगों के लिए ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। तो ये जो वी आई ग्राफ है दिस इज फॉर ओमिक कंडक्टर्स, ये उन कंडक्टर्स के लिए है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है हम अभी देखेंगे, ठीक है ना, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। The conductors which obey Ohm's law are known as ohmic conductor, and the conductors which don't obey Ohm's law are known as non-ohmic conductor. Ohm's law को जो follow करेगा that means current is directly proportional to V, है कि नहीं है? तो उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे? ओमिक कंडक्टर, और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो हो जाएगा आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। दैट मींस इट विल सैटिस्फाई द करेक्ट कंडीशन दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये लॉ को ये फॉलो करेगा ये कंडक्टर, ठीक है ना। ये जो है I ओम्स लॉ क्या है हमारा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको ये फॉलो नहीं करेगा कौन? नॉन ओमिक कंडक्टर। इस बेसिस पे हम कंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड, और इन लोग ओमिक कंडक्टर का अगर हम वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे देन द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ओके। अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर का बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ग्राफ, वोल्टेज एंड करंट का जो ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं? ये था आप लोगों का ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी रेजिस्टेंस के पास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस। It is the property of a conductor due to which it opposes the flow of current। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? ये जो रेजिस्टेंस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये एक कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते क्या करता है कि वो कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उस फ्लो को क्या कर लेता है? वो अपोज करता है, वो एक रुकावट है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ये समझ में आ रही है? उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ रही है? ये जो रेजिस्टेंस है एक रुकावट है, एक अपोजिंग फोर्स है। जैसे कि फ्रिक्शन था, क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे थे, मोशन को वो रोकता था, है कि नहीं? तो सिमिलरली है कि नहीं, फ्रिक्शन जो था क्या था हम लोगों का? जो ज्यादा मोशन में रहते थे उन लोगों को रोक देता था, है कि नहीं? और उसका कुछ बेनिफिट भी था, कुछ लॉस भी था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है? सपोज ये एक कंडक्टर, सपोज ये एक आपका कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर के थ्रू करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या है? ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस करंट को क्या करता है? वो रोक देता है। रोकता नहीं है मतलब उसको अपोज कर लेता है कि नहीं?
अच्छे से फ्लो होने नहीं देता, हमेशा उसके रास्ते में एक कबाब में हड्डी जो बोलते हैं कि नहीं, हमेशा वैसे बन के खड़ा होता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है और उसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा, ओम। क्या होता है वो, ओम है, तो उसका सिंबल के अगर लिखेंगे तो ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए है कि नहीं, तो उसका और कुछ चीजें हैं कि रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, एक एक करके देखेंगे। फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन सी फैक्टर है जिस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका एरिया क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का, ठीक है। और थर्ड क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ये है तीन चीजें, इनके ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। हाँ, और एक भी है, लास्ट वन, टेम्परेचर। एक एक करके मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला चीज क्या है, फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ के साथ रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, दैट मींस दिस रेजिस्टेंस R है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि लेंथ अगर डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के जो है वो लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो लेंथ के ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, इस प्रकार का डिपेंड करता है कि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस इस प्रकार का निर्भरशील है। लेंथ के ऊपर क्या क्या है वो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जितना ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि ये इतना लंबा है, देखिए पहला वाला आपको बताते रहा, इसको लेंथ वाला, ये इतना ही लेंथ है, इसका लेंथ को अगर मैं और बढ़ा दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों होता है, ये सब बताने के बाद में बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर मतलब कि ये जो कंडक्टर है, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो टिप आपको दिख रहा है ना, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा मोटा हो जाएगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना पतला रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है, अभी बता दे रहा हूँ। R is inversely proportional to area of cross section, है कि नहीं। इसीलिए बेटा ऐसा होता है क्योंकि रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, सिंपली जो एक ऑपोजिशन रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, फ्लो करते समय क्या होता है, ये कभी कभी एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कॉलिजन हो जाती है। क्या होता है, कॉलिजन। कॉलिजन मतलब कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं। मान लो कि ये क्लासरूम से निकलने के लिए हमारे पास डोर है, ठीक है ना, सामने डोर है। तो मान लो कि क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं क्या करूंगा, और बच्चे ज्यादा है, ठीक है,
लेकिन डोर का जो विड्थ जो है, छोटा सा डोर है, चौड़ा, ज्यादा चौड़ा उसका नहीं है, ठीक है ना, पतला सा डोर, छोटा सा डोर है, तो उसके थ्रू अगर बच्चे निकल कर जाएंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो दैट इज द रेजिस्टेंस। वही होता है ऑपोजिशन। करंट फ्लो में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हैम्पर हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, समझ में आ रही है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, मतलब कि करंट के रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कॉलिजन भी बढ़ेगा। इतना लंबा था तो कम कॉलिजन हो रहा था, लेंथ मेरा और ज्यादा हो गया, डबल हो गया, तो कॉलिजन भी मेरा क्या हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना, ये है आपका कौन, क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मान लो कि अभी मैं क्या करूंगा, इसको और चौड़ा कर दिया मैं, ठीक है, इसको मैं और ज्यादा चौड़ा कर दिया, चौड़ा करने से क्या होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। भले कि इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे थे, ऐसे कॉलिजन हो रहा था, लेकिन फिर भी उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से, जैसे लोग पार हो, जैसे कि मैं बोल रहा था कि डोर से बच्चे पार होकर जा रहे हैं, तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, जो पाथ है वो पाथ उन लोगों का बढ़ गया है कि नहीं, चौड़ा हो गया, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा डोर आप लोगों के लिए, तो आप लोग आराम से निकल कर जा सकते हो, कॉलिजन वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिमिलरली जब इन लोगों का रास्ता चौड़ा हो गया, जाने का रास्ता जब चौड़ा हो गया, तो वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बीच में भले कॉलिजन, इतना कॉलिजन नहीं होगा, समझ में आ रही है, ज्यादा कॉलिजन नहीं होगा, दे कैन इजीली पास, आराम से लोग मूव करके जा सकते हैं। इसीलिए क्या होगा कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला लॉ होता है। और नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल कहने से हम ये समझते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो कंडक्टिंग वायर है वो किस मटेरियल से बना है, whether it is made up of copper, whether it is made up of aluminum और silver, कि किस मटेरियल से वो बना है। जिस मटेरियल से बना होगा उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। द लास्ट वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर आपका रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इफ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन डेफिनेटली मेरा क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, है कि नहीं। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो रैंडमली इधर उधर सब मूव करने लगेंगे, तो उन लोगों के बीच में कॉलिजन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। समझ में आ रहा है? इसके चलते क्या होगा कि रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। समझ में आया? ये था स्टूडेंट्स, मैं आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो दिस इज फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस से खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में